हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा, आज की हमारी क्लास इन्वायरमेंट स्टडीज़ पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए है। और इस वीडियो में इन्वायरमेंट स्टडीज़ के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे प्रश्न। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते रहिए। तो देखिए, इस वीडियो जितने भी क्वेश्चन हम कराए हैं, सारे क्वेश्चन कभी न कभी किसी न किसी वर्ष में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर वॉच करिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। तो आइए देखिएगा, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहाँ के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। अब इन घरों के अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। अब ये गांव कहाँ के होने चाहिए? तो अनुमान लगाइए भाई, कहाँ के ऐसे गांव होने चाहिए? तो पहला वाला ऑप्शन है कि हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद देखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है तमिलनाडु के। ऑप्शन नंबर थर्ड है असम के, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है उत्तराखंड के। तो पहले क्वेश्चन में देखिएगा, तो प्रश्न में बताया गया है कि गांव के घर बांस के खंभों पर यानी 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, और यह तकनीकी भारी वर्षा और बाढ़ से बचाव के लिए अपनाई जाती है। और असम में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए वहाँ के पारंपरिक घर इसी प्रकार बनाए जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ से बचने के लिए घर जमीन से ऊपर बनाए जाते हैं, और असम में ऐसे मकान मिलते हैं। तो आइए देखिएगा, असम किस ऑप्शन में है। तो असम जो है ये है ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश समय लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? तो उस राज्य का नाम आपको बताना है कि टैपियोका खाना जो है तो ये कहाँ पर बनाया जाता है, या टैपियोका कहाँ पे खाया जाता है, यही देखिएगा ध्यान से। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, सेकंड है गोवा, थर्ड है तमिलनाडु, उसके बाद ऑप्शन नंबर फोर्थ है केरल। तो देखिएगा यहाँ पे कि केरल के अधिकांश लोग यानी खाना सबसे अच्छा कहाँ लगता है टैपियोका खाना, तो ये केरल में लगता है। और विभिन्न राज्यों के भोजन वहाँ उगने वाली फसलों पर निर्भर करते हैं। और केरल में क्या होता है, नारियल और टैपियोका, ये जो टैपियोका को कसावा भी बोलते हैं, ठीक है, कसावा, जो कि बहुतायत मात्रा में उगते हैं। और केरल के अधिकांश लोग अपने आंगन में उगाए गए टैपियोका और नारियल का उपयोग करते हैं। और उबले हुए टैपियोका को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ खाना वहाँ का जो है बहुत लोकप्रिय भोजन है, और यह भोजन स्थानीय उपलब्धता और परंपरा पर आधारित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। अब और राज्यों के देख लीजिएगा, तो और राज्यों के बारे में देखिएगा यहाँ पे। तो गोवा में क्या खाया जाता है, मछली और नारियल तेल। बिहार में लिट्टी चोखा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है, या अप्रैल से सितंबर का महीना, या मार्च से जून का महीना, या फिर जनवरी से मार्च का महीना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए कि मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए, तो मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए वह समय सर्वोत्तम होता है जब फूलों की प्रचुरता हो और जलवायु मधुमक्खियों के लिए अनुकूल हो। और बिहार में यह स्थिति कब होती है? तो ये होती है अक्टूबर से दिसंबर तक के महीने की। यानी कि बिहार में अक्टूबर से दिसंबर तक जो है मौसम ठंडा और शुष्क रहता है,
और इस समय सरसों, तिलहन और अन्य फूलों की बहुतायत होती है और जिससे मधुमक्खियां आसानी से रस एकत्र कर लेती हैं और मधुमक्खियां इसी मौसम में अंडे देती हैं और नई कॉलोनी स्थापित करती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अक्टूबर से दिसंबर। यानी बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय जो होता है तो वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक होता है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है। तो मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन कि बचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, ये है स्वांगीकरण का अर्थ। या फिर सेकंड वाला ऑप्शन देखिए कि अवशोषित पदार्थों का शरीर के भीतर विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, या फिर पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, या ऑप्शन नंबर डी है कि भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अवशोषित नहीं होता और बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। तो देखिए कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है पचे हुए सरल पदार्थों का शरीर की कोशिकाओं द्वारा जटिल पदार्थों के निर्माण में उपयोग होना। और पाचन के बाद छोटी आंत को विली में पचे हुए पदार्थ अवशोषित होते हैं और वे रक्त द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। अब कोशिकाएं ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि का उपयोग ऊर्जा उत्पादन और अपने प्रोटीन, एंजाइम आदि बनाने में करती हैं और इस प्रकार अवशोषित पदार्थों को शरीर के अपने जटिल पदार्थों में बदलना स्वांगीकरण कहलाता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि पचा हुआ पदार्थ जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होता है। यानी कि पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। अपने विचार से उसके इस व्यवहार से खेतों की मृदा, तो अपने विचार से, आपके विचार से उसके इस खेतों की मृदा कैसी है, अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी या फिर केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, या फिर वर्षा में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, या फिर कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का हम उपयोग करेंगे तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो जब हम अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के लगातार उपयोग से क्या होती है, मृदा की उर्वरता घटती है, क्योंकि किसान एक ही फसल धान को बराबर उगाने के साथ साथ अत्यधिक रसायनों का प्रयोग करता है और इससे मृदा में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और रसायन और कीटनाशक मृदा की प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ते हैं और लंबे समय तक ऐसा करने से मृदा की जैविक गतिविधि नष्ट हो जाती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो परिणाम स्वरूप खेत की उर्वरता समाप्त हो जाती है और वह बंजर हो जाता है। तो कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में गृहदत्त कार्य का उद्देश्य है। तो पर्यावरण अध्ययन में गृहदत्त कार्य का क्या उद्देश्य है? पुनरावृत्ति और पुनर्बलन है, या घर पर समय का सदुपयोग करना है, या फिर सी है कि विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता है, या ऑप्शन नंबर डी है कि अधिगम का विस्तार है। देखिएगा यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन में गृहदत्त कार्य का उद्देश्य जो है तो अधिगम का विस्तार करना है। अब गृहदत्त कार्य जो कि कक्षा में सीखी गई संकल्पनाओं को घर और विस्तार देने का एक साधन है और बच्चों में सीखने की स्वाभाविक इच्छा होती है। गृहदत्त कार्य उन्हें कक्षा से बाहर भी सीखने का अवसर देता है और यह सिर्फ दोहराने या समय बिताने के लिए नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम को बढ़ाना और गहरा करना और घर पर कार्य करते समय बच्चे अपने ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू करते हैं और यह निरंतर सीखने की प्रक्रिया को
बनाए रखता है। साथ ही शिक्षक को बच्चों की समझ का आकलन करने में मदद मिलती है और इस प्रकार गृहदत्त कार्य अधिगम के विस्तार के रूप में कार्य करता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है शीला कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। अब शीला क्या है? एक अध्यापिका है जो कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पशु को उप प्रकरण के तौर पर चुनती है। अब निम्न में से कौन सी गतिविधि उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होगी? ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे। पहला वाला ऑप्शन कि किसी कविता में स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, यानी सबसे लाभदायी ये होगी। या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना। या ऑप्शन नंबर डी है कि पशुओं के चित्रों को देखना। तो देखेंगे यहाँ पे कि अधिगम का विस्तार तब होता है जब बच्चे वास्तविक अनुभव से जुड़ते हैं, ना कि केवल चित्र या शब्दों से। तो वास्तविक अनुभव यहाँ पे कौन सा है? वास्तविक अनुभव आपका सी वाला ऑप्शन है कि प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कि प्राणी उद्यान की सैर बच्चों को वास्तविक जानवरों को देखने और उनके व्यवहार को समझने का मौका देती है और यह सीखने को सार्थक बनाती है और कक्षा में पढ़ी गई उदाहरणों को मजबूत भी करती है। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समुदायों द्वारा जल से संबंधित त्योहारों को मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? तो समुदायों द्वारा जल से संबंधित त्योहारों को मनाने को ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त युक्ति आपसे पूछा रहा है, युक्त यानी उपाय, तो कौन सा है? तो ऑप्शन देखिएगा, सहकर्मी सामूहिक अधिगम, या फिर समुदायों के परिवारों के वीडियो देखना, या कि परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत अंतःक्रिया करना, या डी है कि शिक्षक से चर्चा करना। तो देखिएगा यहाँ पे कि समुदाय को शिक्षण संसाधन के रूप में उपयोग करना बच्चों के अधिगम को उनके जीवन के अनुभव से जोड़ता है। अब जब जल से संबंधित त्योहारों की गहरी जानकारी समुदाय के बुजुर्गों के पास होती है, देखिए बुजुर्गों के पास होती है क्योंकि वे पीढ़ियों से इन परंपराओं को देखते आ रहे हैं, और परिवार और समुदाय के बुजुर्गों से बातचीत करना सबसे प्रत्यक्ष और प्रमाणिक तरीका है। यानी कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि समुदायों द्वारा जल से संबंधित त्योहारों को मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सा है? तो वो है परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना, क्योंकि यह सबसे प्रत्यक्ष और प्रमाणिक तरीका है और इससे छात्रों को न केवल तथ्य मिलते हैं बल्कि सांस्कृतिक संदर्भ और स्थानीय ज्ञान भी प्राप्त होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? तो कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षक की पुस्तिका में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, इसलिए नहीं है। या फिर पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित अंतःक्रियात्मक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाई जाती हैं, इसलिए नहीं है। या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। या फिर डी है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा दिए जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक इसलिए नहीं है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। क्योंकि प्रारंभिक कक्षाओं जैसे कि 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इसकी संकल्पनाएं और कौशल भाषा और गणित के माध्यम से एकीकृत करके सिखाए जाते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम को हल्का और प्रभावी बनाने के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़ी अवधारणाओं को भाषा और गणित की किताबों में शामिल किया जाता है और इस प्रकार बच्चे खेल खेल में कहानियों और गिनती के जरिए पर्यावरण के तत्वों को सीखते हैं। अतः जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है
निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण जल है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा जंगल है, या फिर स्मारक है, या फिर डी है समुदाय है। तो देखिए यहाँ पे कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण तो समुदाय है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में समाज के दृष्टिकोण जैसे कि व्यवहार, मूल्य, रीति रिवाज और परंपराएं शामिल होती हैं, और ये सभी तत्व जो होते हैं तो ये समुदाय द्वारा निर्मित और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। अब जल, तो जल और जंगल, तो जल और जंगल जो हैं ये प्राकृतिक वातावरण के अंग हैं, ठीक है। जल और जंगल, इनमें सामाजिक या सांस्कृतिक पहलू नहीं होता है। और स्मारक देखिए, तो स्मारक सांस्कृतिक वातावरण का हिस्सा है, लेकिन यह सामाजिक अंतःक्रिया और परंपराओं का निर्माण का स्रोत नहीं है। और समुदाय, तो समुदाय ही वह समूह है जो कि रीति रिवाजों, परंपराओं और मूल्यों को विकसित करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समुदाय को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।